तो उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से आप सबका ज्ञान ज्योति कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। आज हमारा ज्ञान ज्योति का ये 30वां संस्करण है, तो बड़ी खुशी हो रही है। एक अन्य मील का पत्थर हमने अचीव किया है। 3 महीने में ये 30 कार्यक्रम हमारा हो रहा है। आप सबका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष गण आदरणीय श्री वी.एन. राय साहब, अशोक भैया, संस्थापक सदस्य श्री सी.एम. बंसल साहब, पूर्व अध्यक्ष श्री शिव कुमार अरोड़ा जी, श्रद्धेय शंभुनाथ खन्ना जी, आनंद सिंघल जी और हमारे सभी साथी, हम किन किन का नाम लें। बीच में अंतराल हो जाता है, उस अंतराल का ये परिणाम होता है कि संख्या हमारी प्रभावित होने लगती है। और अब तो ये तय हो गया है कि हर शनिवार को हमारा ये कार्यक्रम होगा। हमने शुरू में ही ये प्रयास किया था, यही हमारा थीम था। विक्रम भाई ने, आनंद जी ने जब ये कार्यक्रम शुरू किया तो ये हुआ कि हम पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, अपने साथी को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से आप मानिए हमारा यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को हुआ करेगा और आप अपने साथियों को और अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करें। हम ये भी प्रयास करेंगे चेयरमैन लोगों के सहयोग से जोनल स्तर पर भी अपनी बैठकें हम करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति तक हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे एक नौजवान साथी ने फेसबुक पर एक ग्रुप शुरू किया है यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के नाम से। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग उसमें भारी से भारी संख्या में जुड़िए। हमारा उद्देश्य उसको आरंभ करने का एकमात्र केवल है कि हम अपने प्रत्येक सदस्य तक उसके पास पहुंचे, हमारी बात उन तक जाए, पहुंचे। इस संबंध में आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वक्ता हम सभी के बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय श्री दिनेश प्रकाश जी हैं। उनकी प्रशंसा में, उनकी योग्यता में जितना भी कहा जाए कम है। प्रांतीय संघ के सजग प्रहरी की भांति तो हमेशा जागरूक व्यक्तित्व हैं। समय समय पर उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहा है। उस मार्गदर्शन के साथ ही साथ आज विधि क्षेत्र में अपनी अनुभव, अपनी क्षमता बताएंगे। उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है, वंदन है, नमन है। हम ज्यादा समय न लेते हुए विक्रम जी से अनुरोध करेंगे कार्यक्रम आरंभ करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, वंदन, सभी को नमन। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पुनः आपको जन्मदिन की बधाई देते हो। आपका आज का कार्यक्रम हम आगे ले चलते हैं और मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा देवेंद्र शर्मा जी से, शिकोहाबाद से, जो हमारे इसके को चेयरमैन भी हैं दोनों सेटअप के, कि वो आए और सबका एक स्वागत करें। देवेंद्र जी प्लीज। आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, सभी साथियों को प्रणाम। आदरणीय अध्यक्ष जी श्री अरविंद गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष श्री राय साहब, श्री अशोक कुमार बलिया, श्री शिव कुमार अरोड़ा जी, संस्थापक सदस्य श्री बंसल साहब, उपाध्यक्षगण श्री एस.सी. मिश्रा जी, श्री अशोक अग्रवाल देवरिया, महामंत्री श्री गहलोत साहब, मंत्री चावला साहब जो बार बार चावल आते हैं, लीगल सेल चेयरमैन श्री आनंद सिंघल साहब, एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन श्री जी.के. गांधी जी, सभी को धन्यवाद। आप सभी ने आज मुझे जो सौभाग्य प्रदान किया है, मैं श्री दिनेश प्रकाश जी कानपुर का स्वागत करूं। आज के मुख्य वक्ता श्री दिनेश प्रकाश जी का मैं दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। वैसे दिनेश का मतलब सूरज या दिन प्रभु है,
तो मैं यह मानकर चल रहा हूँ आज का ज्ञानवर्धन सूरज के द्वारा, आज का ज्ञानवर्धन प्रभु के द्वारा किया जाएगा। वैसे श्री दिनेश प्रकाश जी अधिवक्ता के साथ साथ मेरे हिसाब से PhD प्राप्त दार्शनिक हैं। मैं श्री दिनेश प्रकाश जी का TBS शुकाबाद की ओर से, संभाग मैनपुरी फिरोजाबाद की ओर से, समस्त इटावा जोन के अधिवक्ताओं की ओर से, जिसमें फिरोजाबाद, शुकाबाद, इटावा, औरैया, फरुखाबाद एवं पूरे प्रांत के अधिवक्ताओं की ओर से उन्हें हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उनके लिए 2 लाइनें कहना चाह रहा हूं। ईश्वर ने कीमती रत्न गिनती के बनाए हैं, उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। मैं अध्यक्ष जी श्री अभिनंदन गुप्ता जी को एक बार उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष जी का जन्मदिन कल 64 साल का हुआ था, उसके लिए पुनः उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय अधिवक्ता। आगे की कार्रवाई के लिए चावला जी। धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा लीगल सेल के चेयरमैन आनंद सिंघल जी से कि वो आए और आज के मुख्य वक्ता को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करें और सब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस करें। आनंद सिंघल जी प्लीज। थैंक यू विक्रम भाई, थैंक यू एवरीबॉडी। आप ऑडिबल हो रहे हैं? वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। वेरी गुड, थैंक यू। आज हमारे बीच दिनेश प्रकाश जी को पाकर के हमें बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि दिनेश जी, जैसा कि अभी बताया हमारे भाई ने शिकोहाबाद के, कि दिनेश और फिर उसके बाद एक प्रकाश भी लगा हुआ है। आप देखें शब्दों का जोड़ जरा सा। सूर्य अपने आप में ही जो है कितना तीव्र प्रकाश से भरे हुए है, और उसके साथ प्रकाश भी लग गया, तो निश्चित समझिए कि वो व्यक्ति कितना ही महान क्यों नहीं होगा, ये प्रश्न ही नहीं उठता। आप 4 दशकों से लगभग यूपी टैक्स बार की विधि उससे जुड़े हुए हैं, विधि से जितने भी सम्मेलन हुए हैं हमारे, जहां पर भी आपकी आवश्यकता पड़ी है, आपने हमें एनलाइटेंड किया है, हमें काफी प्रभावित किया है अपने वक्त। आज जो हमारे बीच में आप हैं यहाँ पर, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इतना एक संकल्पित व्यक्तित्व है जो रूल ऑफ लॉ के लिए, जो आज का विषय है वो भी उसी से संबंधित है, कि जो किताबों में लिखा है वो नहीं है, जो किताबों में इम्प्लाइड है, एक तरीके से हमारे प्रोसीजर में डे टू डे इम्प्लाइड है, वह विषय है आज आपका। इसको लिए आप संकल्पित हैं कि अधिवक्ता सदैव अपने अधिवक्तीय पेशे के प्रति काफी जागरूक रहे, और ये अगर जागरूक रहेगा तभी ये पेशा भी, हमारा जो अधिवक्ती पेशा भी जो है वह काफी आगे जाएगा, अन्यथा मुश्किल होगी हमें अपनी बात को रखने के लिए। इसलिए ये जो हमें बीच बीच में अपनी चीजों से अवगत कराते रहते हैं, जो फंडामेंटल्स हैं हमारे एक्चुअली लॉ के, उनसे अवगत कराते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, झंझोड़ते रहते हैं हम लोगों को। तो ऐसे अध्येता और मनीषी का मैं यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के सबसे अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और आपके विषय में करीब करीब सभी जानते हैं, मैं क्या कहूँ उसके लिए विशेष आपसे बताऊं, कौन सा ऐसा जर्नल है जहां आपकी विशिष्ट शैली की छाप न हो, कौन सा ऐसा सम्मेलन है, कौन सी ऐसा सेमिनार है, कौन सा ऐसा कॉन्फ्रेंस है जहां पर दिनेश प्रकाश जी की अपनी उच्च छवि कभी भी लोगों ने, एक अलग रहती है इनकी हमेशा एक छवि, लोगों को बहुत प्रभावित करती है। आप मानवाधिकार और एक ही व्यक्तित्व नहीं है, बड़ा वैविध्य है इनके उसमें। आप उसी के साथ जो है, जहां मानवाधिकार आयोग से भी जुड़े रहे हैं, हेलो, आप मानवाधिकार आयोग से भी जुड़े रहे हैं। और एक और विशेष बात जो कम से कम मैं जरूर प्रभावित हूं, और काफी लोग इससे जो व्यक्तिगत रूप से इनसे जुड़े हैं वो प्रभावित होंगे, वह है कि आप होम्योपैथिक के भी एक अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे जानकार कहूंगा, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी कोर्स के। इनकी जो ख्याति है, ख्याति बता रहा हूं आपसे, हम सभी अधिवक्तागण इससे लाभान्वित हो सकते हैं और होंगे। सभी से मैं
सभी की तरफ से मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का विषय रखा गया एडजुडिकेशन इन जीएसटी। किसी किताब में, किसी पन्ने में पलटेंगे आप इसको, जीएसटी की पूरी किताब में, तो शायद ऐसा कोई शब्द एक जगह पूरा नहीं मिलेगा। बाकी एडजुडिकेशन, व्हाट इज एडजुडिकेशन? प्रश्न यही है। एडजुडिकेशन इनफैक्ट, ये मैं बल्कि आपसे ही सुनूं, क्या है, क्यों है, और कहाँ है, और कैसा होना चाहिए, बहुत लेंथ में है ये विचार। किंतु रूल ऑफ लॉ को ये एस्टेब्लिश करता है, और फंडामेंटल से हमारे जो स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल इसका, जस्टिस का, रूल ऑफ जस्टिस का, इसका ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। इस पर हम आपके विचार सुनने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। दिनेश भैया, प्रणाम पुनः आपको। बिल्कुल क्लियर सर, हम इंतजार कर रहे हैं। प्लीज स्टार्ट कीजिएगा। मेरा एक्चुअली बहुत लंबा परिचय आप लोगों ने दिया है, मैं उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और चावला साहब को, सिंघल साहब को और अरविंद बाबू को तथा समस्त साथियों को मेरा अभिवादन। जहां तक मेरे परिचय का प्रश्न है, मैं परिचय में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे पास ना तो कोई उपाधि है, ना कोई पद है। परिचय में मेरे पास केवल एक चीज है कि मैं एडवोकेट बाय चॉइस हूं। मैं एडवोकेट कंपल्सन में नहीं बना। मैं छठे क्लास से ही जब पढ़ता था तब से ही वकील बनना चाहता था, तो मैं अपनी इच्छा से बना हुआ वकील हूं, बाय चॉइस। किसी बाध्यकारी परिस्थिति में बना हुआ वकील नहीं हूं। और 22 वर्ष की उम्र से वकालत कर रहा हूं। 74 से मेरा रजिस्ट्रेशन है, 52 मेरी बर्थडे, मतलब बर्थ का ईयर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जो अपना वक्तव्य दे रहा हूं, ये वक्तव्य बार के आखिरी नवीनतम अधिवक्ता के लिए। मेरा बोलना तब सार्थक होगा जबकि जो सबसे न्यू कमर है इस बार में, वो कुछ समझ जाए, तब तो मेरा बोलना सार्थक है, अन्यथा निरर्थक है। इस विषय के सबसे पहले मैं महत्व को सबको बताना चाहता हूं कि जीएसटी के अंदर अगर वकालत नाम की कोई चीज है तो वो एडजुडिकेशन से ही शुरू होती है। एडजुडिकेशन ही वास्तविक वकालत है। और एडजुडिकेशन में सबसे बड़ी आर्ट जो है वो शो काज नोटिस को पढ़ना, उसको समझना और उसका सटीक रिप्लाई देना। ये काल जो है अब वैट का काल नहीं है, ये जीएसटी के काल में मैं शो काज नोटिस की इंपॉर्टेंस में केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब एक्साइज था, शायद ही कोई एक्साइज का वकील एक शो काज नोटिस का जवाब लिखने का 25,000 रुपए से कम लेता हो, और जिसकी फीस 4-5 लाख तक शो काज नोटिस के जवाब की वकील लोग लेते रहे। लक्ष्मीधरन, सनाथम, ये लोग 3-3, 4-4 लाख, बागड़िया, ये लोग इतनी फीस लेते रहे, चवन्नी के भरोसे नहीं रहे। तो अब वकालत का सही टाइम आ रहा है, और इसमें आप समझिए कि एडजुडिकेशन में
जिसको जितनी सिद्धहस्तता प्राप्त होगी उसकी उतनी ख्याति होगी, और वकील की ख्याति के पीछे पीछे पैसा स्वतः आता है। जो पहले पैसा पैदा करना चाहता है ख्याति को बिना अर्जित किए, उसके पास से पैसा और ख्याति सब चला जाता है। अब मैं अपने विषय पर आ रहा हूं। जिस एडजुडिकेशन इन जीएसटी जिस पर मैं बोल रहा हूं, कदाचित और वक्ताओं को भी आप लोग इसे सुन चुके हैं इस विषय को। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एडजुडिकेशन इन जीएसटी का सिंहावलोकन कर रहे हैं इस लेक्चर या इस वक्तव्य के माध्यम से। सिंहावलोकन शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि सिंहावलोकन का आशय होता है पुनः दृष्टिपात करना। तो अब हम जो है एडजुडिकेशन इन जीएसटी पर पुनः दृष्टिपात इसके माध्यम से करेंगे। तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं आपको एडजुडिकेशन इन जीएसटी पर पुनः दृष्टिपात कराने के लिए। इस विषय को आरंभ करने के पूर्व एक सहज जिज्ञासा हर श्रोता के मन में आ सकती है और आनी भी चाहिए कि जीएसटी अधिनियम में कहीं कोई चैप्टर एडजुडिकेशन नाम का नहीं है। किसी भी सेक्शन का के टाइटल में एडजुडिकेशन नहीं लिखा हुआ है। तो जब पूरे अधिनियम में कहीं पर एडजुडिकेशन लिखा नहीं है, एडजुडिकेशन के नाम का कोई चैप्टर नहीं है, एडजुडिकेशन के नाम का कोई सेक्शन नहीं है, तो आखिर ये विषय क्यों रख दिया गया और इस विषय को रखने का क्या कारण है? तो इस सहज जिज्ञासा की शांति की ओर सबसे पहले हम जो है बढ़ते हैं। एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स वर्ड जो है अधिनियम में कहीं नहीं है, केवल एक स्थान पर है। जब आप सेक्शन 75(10) देखेंगे 75 सबसेक्शन 10, तो वहां पर इसका प्रयोग लेजिस्लेचर ने किया है और लेजिस्लेचर ने यह प्रयोग करते हुए कहा कि the adjudication proceeding shall be deemed to be concluded if the order is not issued within 3 years as provided for in subsection 10 of section 73 or subsection 10 of 74। तो 75(10) में में ये कहा गया कि 73 और 74 की प्रोसीडिंग्स एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स हैं। तो इस विषय की हमारे विषय की जो है परिधि तो वैसे बहुत ही बड़ी है, लेकिन मुख्य रूप से यह सेक्शन 73, 74 और 75 के अंदर यात्रा करेगी। सेक्शन 75 जनरल प्रोविजंस अधिनियमित करता है टैक्स के डिटर्मिनेशन के लिए, कर के निर्धारण के लिए सामान्य प्रावधानों को अधिनियमित करने वाली धारा सेक्शन 75 है। इसको बहुत क्लिष्ट हिंदी में अधिनियम ने लिखा है
कर अवधारणा के संबंध में साधारण उपबंध, तो ये जनरल प्रोटोकॉल है 75 में। अब एडजुडिकेशन क्या है, एडजुडिकेशन का क्या अर्थ होता है, एडजुडिकेशन की परिभाषा क्या है, इसका जानना हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मैं सबसे पहले एडजुडिकेशन की हिंदी बताना चाहता हूं। एडजुडिकेशन की हिंदी न्यायिक निर्णय, और अधिनियम में जो प्रयोग किया गया है वो न्याय निर्णयन, हिंदी में इसको न्यायिक निर्णय या न्याय निर्णयन कहते हैं। एडजुडिकेशन की बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं न दे करके कि कॉर्पस जूरी सेकंडम और ब्लैक लॉ डिक्शनरी वगैरह की परिभाषाओं को न दे करके मैं उन सब परिभाषाओं को बहुत सूक्ष्म रूप में और बहुत सरल तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं। एडजुडिकेशन एक फाइनल जजमेंट होता है, एक ऐसा जजमेंट होता है जो लीगल प्रोसीडिंग्स में लिया गया हो। माने एडजुडिकेशन एक फाइनल जजमेंट है जो लीगल प्रोसीडिंग में लिया गया हो। इस जजमेंट को देने का जो प्रोसेस है और ये जजमेंट जो प्रोनाउंस किया जाता है, जो जजमेंट दिया जाता है, वो उन साक्ष्यों पर आधारित होता है जो साक्ष्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रोसेस में पक्षकारों की सुनवाई किया जाना जरूरी होता है। इस प्रोसेस में प्रकरण का ट्रायल आवश्यक होता है, माने प्रकरण को जांचना, प्रकरण की परीक्षा करना, परीक्षण प्रकरण की पर न्यायिक विचार करना। इस सब के उपरांत तब ये फैसला अस्तित्व में आता है जो विवाद बिंदुओं को डिटरमिन करता है। माने कहने का संक्षेप में मैं उसको दोहरा देता हूं कि किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया गया जजमेंट एडजुडिकेशन है, और एडजुडिकेशन के प्रोसेस में सुनवाई होना, साक्ष्यों का तौला जाना, मतलब एविडेंस का वेमेंट, ट्रायल, ये आवश्यक तत्व हैं। जब तक ये समस्त तत्व अस्तित्व में नहीं होंगे तो जजमेंट नहीं होगा। जो डिटरमिन किया गया है वो जजमेंट नहीं कहलाएगा। अब इन तत्वों को दृष्टि में रख करके आप जब सेक्शन 73-74 को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सेक्शन 73(9), सेक्शन 74(9) और सेक्शन 75(4) में यह दायित्व आज्ञापक रूप से डाला गया है अधिकारी पर, मैंडेटरी है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो सुने, वो हियरिंग करे, वो ट्रायल करे, वो रिप्रेजेंटेशन ले, रिप्रेजेंटेशन के साथ दी गई एविडेंस का वेमेंट करे, उसको तौले, और इस सब प्रोसेस को पूरा करने के बाद वो एक ऑर्डर पास करे जिससे डिटरमिन करे टैक्स। तो 73 और 74
75 के प्रावधानों को पढ़ने से और एडजुडिकेशन के इंग्रेडिएंट्स को उसमें अप्लाई करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि कि 73, 74, 75 एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स के विषय में प्राविधान को निर्मित करते हैं। जीएसटी में ये एडजुडिकेशन कौन करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करेगी कि प्रॉपर ऑफिसर करेगा? कौन सा ऑफिसर किस चीज को एडजुडिकेट करेगा? इस संबंध में काफी भ्रामक स्थितियां फैली हुई है कि आखिर एडजुडिकेशन और प्रॉपर ऑफिसर क्या है। तो अब आप जब अधिनियम पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या एडजुडिकेशन ऑफिसर की कोई चर्चा नहीं है। केवल एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की डेफिनीशन दी गई है और 75(10) में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डेफिनीशन दी गई। तिहत्तर, 74, 75 में अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर ऑफिसर लिखा हुआ मिलेगा कि प्रॉपर ऑफिसर ये काम करेगा। प्रॉपर ऑफिसर क्या काम करेगा? 73, 74, 75 में शो काज नोटिस देगा, रिप्रेजेंटेशन लेगा, आपकी एविडेंस लेगा, हियरिंग करेगा, एविडेंस वगैरह का वेमेंट करेगा, सबका ट्रायल करेगा और उसके बाद एक फाइनल ऑर्डर पास करेगा डिटरमिनिंग द टैक्स। तो देखिए, अब उस एडजुडिकेशन की डेफिनीशन को अप्लाई करके देखें तो ये साफ जाहिर होता है कि प्रॉपर ऑफिसर जो है एडजुडिकेशन के ही सारे काम कर रहा है। कहने का आशय ये है कि अधिनियम ने प्रॉपर ऑफिसर बनाने की शक्ति दी है और सब जगह प्रॉपर ऑफिसर वर्ड यूज किया है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इस नाम की कोई अथॉरिटी का कहीं भी किसी भी सेक्शन में प्रयोग नहीं किया है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के माने सेक्शन 2(4) में अधिनियम ने कहा है कि मीन्स एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथोराइज्ड टू पास एन ऑर्डर और डिसीजन अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत जिस भी अधिकारी को, जो अधिकारी आदेश या निर्णय पारित करने के लिए अधिकृत है, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगा। तो देखिए, प्रॉपर ऑफिसर को वर्ड का इस्तेमाल किया अधिनियम में। डेफिनीशन ने कह दिया कि जो
ऑर्डर पास करे या निर्णय दे इस अधिनियम के अंतर्गत, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। 73(4), 73(9) और 74(9) में आप देखें तो आपको मिलेगा कि प्रॉपर ऑफिसर को आदेश देने की पावर है। माने कि जब प्रॉपर ऑफिसर को आदेश देने की पावर की शक्ति से समन्वित कर दिया गया, कि शक्ति प्रदान कर दी गई, तो वह सेक्शन 2(4) के अंतर्गत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो गया। क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन कह रही है वो ऑफिसर जिसे कोई आदेश या निर्णय पारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, वो अथॉरिटी जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी। तो प्रॉपर ऑफिसर जो है 73(9), 74(9) के अंतर्गत आदेश पारित करने के लिए चूंकि अधिकृत है, इसलिए वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो गई। अब माने कहने का ये हुआ कि जहां जहां पर अधिनियम में प्रॉपर ऑफिसर लिखा हुआ है और उस प्रॉपर ऑफिसर को आदेश पारित करने की, माने एडजुडिकेशन करने की, आदेश पारित करने की शक्ति दे दी गई है, वहां पर वो प्रॉपर ऑफिसर होने के साथ ही साथ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी सेक्शन 2(4) के अंतर्गत हो जाएगा। इस प्रकार धारा 73 और 74 के प्रयोजन से प्रॉपर ऑफिसर धारा 2(4) के अंतर्गत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। अब आप देखिए अधिनियम का सौष्ठव। अगर ये प्रॉपर ऑफिसर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ना हो तो आप अपील नहीं कर सकते फिर उसके ऑर्डर की। क्यों? क्योंकि जब आप 107 पढ़ेंगे जो आपको अपील का अधिकार देता है, वो ये कहता है कि एनी डिसीजन और ऑर्डर पास्ड अंडर द एक्ट बाय एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यही ऑर्डर अपील है, अपीलेबल है। एनी डिसीजन or order passed under the act by an adjudicating authority, adjudicating authority द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध ही आप अपील कर सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर के ऑर्डर के विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते। तो प्रॉपर ऑफिसर 73(9) और 74(9) में चूंकि सेक्शन 2(4) के अंतर्गत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बन गया और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बन करके उसने एक एडजुडिकेशन के प्रोसेस से एक ऑर्डर पारित किया, इसलिए ये प्रॉपर ऑफिसर का तो जरूर पारित ऑर्डर है, लेकिन है पारित किया हुआ प्रॉपर ऑफिसर के रूप में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की हैसियत से, इसलिए इसकी अपील 107 के अंदर हो जाती है। जहां जहां पर भी आप खाली प्रॉपर ऑफिसर देखेंगे और उसको ऑर्डर पारित करने की शक्ति उस धारा में नहीं दी गई है या उस कार्य के लिए, या उसमें कोई एडजुडिकेशन का राइट नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे आदेशों की अपील नहीं हो सकती। जैसे वो इंस्पेक्शन करने आ रहा है, उसकी अपील नहीं होगी। सर्च कर रहा है, अपील नहीं होगी। सीजर कर लिया है, अपील नहीं होगी, क्योंकि वो सब काम प्रॉपर ऑफिसर की हैसियत से करना है। कहीं पर उसने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, या वहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की उसको पावर ही नहीं है, तो इसलिए उसकी अपील नहीं हो सकती। अब प्रॉपर ऑफिसर कौन है, ये भी डेफिनेशन बहुत अच्छी है और इसमें भी मतलब सौष्ठव है आपका अधिनियम। प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन
have proper officer in relation to any function to be performed under this act means the commissioner or the officer of the state tax who is assigned that function by the commissioner. तो प्रॉपर ऑफिसर कौन है? प्रॉपर ऑफिसर है दी कमिश्नर ऑफ स्टेट। इसमें जो सबसे जरूरी वर्ड है दी कमिश्नर ऑफ स्टेट, दी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दी ऑफिसर ऑफ द स्टेट टैक्स हु इज असाइन्ड दैट फंक्शन बाय कमिश्नर। तो पहला प्रॉपर ऑफिसर कौन है? दी कमिश्नर है। दूसरा प्रॉपर ऑफिसर कौन है? जिसको कमिश्नर प्रॉपर ऑफिसर का फंक्शन असाइन कर दी, माने पावर डेलीगेट कर दी कमिश्नर को कि और तुम जो चाहो उससे प्रॉपर ऑफिसर बना डालो। तो इस तरीके से दो तरीके के दो प्रॉपर ऑफिसर हैं। एक प्रॉपर ऑफिसर है दी कमिश्नर, दूसरा प्रॉपर ऑफिसर है कमिश्नर द्वारा काम को असाइन जिस व्यक्ति को कर दिया गया है डेलीगेटेड पावर के तहत, वो आदमी प्रॉपर ऑफिसर है। दी वर्ड का मैंने क्यों कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सेक्शन 224 पढ़ेंगे तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में कमिश्नर की डेफिनेशन है। कमिश्नर की डेफिनेशन में कहता है मीन्स दी कमिश्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3। जो दी कमिश्नर है वो अंडर सेक्शन 3 के अंतर्गत अपॉइंटेड व्यक्ति है, दूसरा नहीं। फिर कहता है इंक्लूड्स, माने अब कमिश्नर के दायरे को बढ़ा देता है। वर्ड इंक्लूड का इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है कि जो आगे लिखा जा रहा है वो अगर सम्मिलित होने वाला न हो, मतलब वो सम्मिलित न किया जा सकता हो, फिर भी उसको शामिल करना हो तो इंक्लूड वर्ड लगाया जाता है। इंक्लूड लगाने से शब्द का की परिधि बढ़ जाती है, उसका दायरा बढ़ जाता है। मतलब जैसे आदमी लड़का, अगर आदमी लिखा हुआ है तो आप कभी नहीं लड़का उसमें शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अधिनियम चाहता है लड़के को भी हम आदमी मान ले तो क्या कहेगा? मैन इंक्लूडिंग बॉय। तो इसने क्या कहा? एंड इंक्लूड्स द चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3। माने कहने का ये जो दी कमिश्नर है प्रॉपर ऑफिसर को दी कमिश्नर ही बनाएगा, ये इंक्लूड वाले लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि वो दी कमिश्नर नहीं है। वो दी चीफ कमिश्नर है, प्रिंसिपल कमिश्नर है, स्पेशल कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, स्टेट है। और ये और जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की आप डेफिनेशन देखेंगे तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन में स्पष्ट रूप से 2(4) में क्या कहा? बट डज नॉट इंक्लूड द कमिश्नर। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथोराइज्ड टू पास एनी ऑर्डर अंडर दिस एक्ट but does not include the commissioner. The commissioner वो कमिश्नर है जो सेक्शन 3 में अपॉइंट हुआ है, वो आदमी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं हो सकता। प्रॉपर ऑफिसर तो है लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं हो सकता। ये लेजिस्लेचर ने बहुत खूबसूरती के साथ इनको निकाला, इसलिए निकाला कि अगर प्रॉपर ऑफिसर के साथ इनको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी बना देंगे दी कमिश्नर को, तो वो अगर कोई ऑर्डर पास कर देगा तो फिर उसकी अपील कहां होगी? सारी अथॉरिटी तो उसके सबऑर्डिनेट है।
तो अपील कहाँ हो पाएगी, इसलिए उसको निकाल दिया गया। तो देखिए, प्रॉपर ऑफिसर को वर्क असाइन करता है कमिश्नर, और जब वो प्रॉपर ऑफिसर बन जाता है तो अधिनियम उसको स्थान स्थान पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बना देती है। तो मैं समझता हूं कि प्रॉपर ऑफिसर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को शायद क्लियर हो गया हो, और अब इस बारे में कोई भ्रम अवशेष न रहा हो। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अधिनियम में और कौन कौन से प्राविधान है जहां जहां पर एडजुडिकेशन है, और कौन कौन से प्राविधान ऐसे हैं जिनमें एडजुडिकेशन नहीं है। तो इसको अब मैं बताऊं सेक्शन कौन कौन से हैं, वो बहुत उचित नहीं रहेगा। थोड़ी एक्सरसाइज आप लोगों को करने के लिए छोड़ देता हूं, माने अपने छोटे भाइयों पर। मैंने सिद्धांत बता दिया कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होगा, जिसको पावर दी गई हो ऑर्डर या डिसीजन करने की, जिसको ऑर्डर या डिसीजन सुनने के बाद करना है, रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद करना है, एविडेंस को वे करने के बाद करना है, मामले की ट्रायल करने के बाद करना है। इस सिद्धांत को अब एक एक सेक्शन पढ़ करके अप्लाई करिए स्वयं। जहां जहां पर एक्ट में ऑर्डर पास करने की पावर है, डिटरमिनेशन करने की पावर है, सुनवाई करने की शक्ति दी गई है या दायित्व दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन को लिया जाने के लिए कहा गया है, जहां जहां एविडेंस का वेमेंट होना है, और जहां पर फिर ऑर्डर या डिटरमिनेशन किया जाना है, वहां वहां एडजुडिकेशन है। जहां ये तत्व मौजूद नहीं है वहां पर एडजुडिकेशन नहीं है। और ध्यान रखिए, जहां एडजुडिकेशन नहीं है तो वहां पर कोई भी ऑर्डर, कोई भी चीज पारित हो रही है तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से नहीं पारित हो रही है, उसकी कोई अपील 107 में प्रोवाइडेड नहीं है। ये प्रॉपर ऑफिसर और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और 107 जो कहता है कि ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता है, और कई बार मैं मजा लेने के लिए लोगों को कंफ्यूज भी कर चुका हूं, और एक बार और तो मैं कई जगह कर चुका हूं। तो इसलिए अब आप लोग कंफ्यूज मत होइए। कभी अगर कोई अधिकारी ये कह दे कि भैया ये ऑर्डर तो तुम लाए हो, ये ऑर्डर तो प्रॉपर ऑफिसर का है, 107 में तो लिखा हुआ है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर अपीलेबल है, अपील तो लाई नहीं करती, तो उसका जो जवाब है वो बहुत विस्तार से हमने आपको जवाब बता दिया है, और शायद उसे आप पचा सके हो, और कोई भी व्यक्ति इसको अगर समझ गया है तो यहाँ तक बताना मैं समझता हूं कि मेरा सार्थक है। अब सेक्शन 73 और 74 की ओर चलिए। सेक्शन 73 और 74 जैसा मैंने बताया अभी, ये
एडजुडिकेशन, पॉपुलरली अगर कहा जाए तो एडजुडिकेशन प्रोविजंस हैं। 73(1) और 74(1) में कारण बताओ नोटिस जारी होती है, शो कॉज नोटिस जारी होती है कि क्यों ना आपके ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा दी जाए। मैं अभी उसको पूरा नहीं बता रहा हूं, इस शॉर्ट में बता रहा हूं, क्यों ना आपके ऊपर टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा दिया जाए, कितना जितना नोटिस में लिखा है। तो ये तो हो गई शो कॉज नोटिस 74(1) में। और 74(5) में इस 74(3) में स्टेटमेंट है, 74(3) में स्टेटमेंट है, और 73(3) और 74(3) में स्टेटमेंट है। और 5 ये कहता है कि स्टेटमेंट की सर्विस शो कॉज नोटिस की सर्विस होगी। मैं केवल इतना बस बताना चाहता हूं यहां पर कि शो कॉज नोटिस में और स्टेटमेंट में क्या अंतर है। तो उदाहरण स्वरूप समझिए कि अगर किसी एक टैक्स पीरियड के लिए 5 चार्जेस के आधार पर एक शो कॉज नोटिस एक व्यापारी को जारी की गई, बाद में अधिकारी ने पाया कि उन्हीं आधारों पर या उन्हीं चार्जेस के आधार पर 3 और टैक्स पीरियड हैं जिनमें टैक्स लगना चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए, इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो अधिनियम ने कहा कि ऐसे मामले में आपको शो कॉज नोटिस जारी करने की दूसरी, तीसरी, चौथी जरूरत नहीं है। आप एक स्टेटमेंट जो है सर्व कर दीजिए, आप एक स्टेटमेंट सर्व कर दीजिए। स्टेटमेंट की सर्विस ही शो कॉज नोटिस की सर्विस मानी जाएगी। तो नोटिस में और स्टेटमेंट में ये फर्क है, और ये हमने इसलिए पहले बताया शॉर्ट में क्योंकि 73(1) और 74(1) की के प्रोविजंस के इन्वोकेशन के प्रोविजंस को जब लागू किया जाता है या उनको प्रेस किया जाता है तो और ऑर्डर पास किया जाता है, तो इसमें 2 उदारवादी चीजें हैं, 2 चांस व्यापारी को मिलते हैं। 2 चांस व्यापारी को दिए जा रहे हैं इसलिए कि अगर मान लीजिए किसी व्यापारी पर शो कॉज नोटिस जाता है और स्टेटमेंट जाता है और वो समझता है कि हम इस मामले में गलत हैं और विभाग सही कह रहा है, तो और वो पैसा देना चाहता है, तो उस व्यापारी को काफी छूट प्रदान की गई है। तो पहली छूट तो प्रदान की गई है शो कॉज नोटिस ऑब्लिक स्टेटमेंट जारी होने के पहले रुपया जमा कराने पर, और दूसरा चांस दिया गया है शो कॉज नोटिस और स्टेटमेंट के जारी होने के बाद रुपया जमा कराने। तो मैं कारण बताओ नोटिस वगैरह पर जाने के पहले ये 2 चांस कौन से हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला चांस 73(5) और 74(5) देता है। वो ये कहता है कि 73(1) और या 74(1) के अंतर्गत शो कॉज नोटिस जारी होने के पहले
या 73-3 के अंतर्गत स्टेटमेंट जारी होने के पहले अगर आप 73-5 के अनुसार धनराशियां जमा कर देते हैं तो आपके खिलाफ धारा 73 या 74 जैसी भी स्थिति हो उसके अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं होगी। ये बार बार 73-74 बोलने से थोड़ा क्लैरिटी खत्म हो जाती है, तो इसलिए मैं अपनी बात को दोबारा इस ढंग से कहना चाहता हूं जो आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला चांस जो है लेजिस्लेचर ने ये दिया है कि कारण बताओ नोटिस या स्टेटमेंट के जारी होने के पहले अगर आप रुपया जमा कर देते हैं एसर्टेन मनी तो आपको छूट मिलेगी। छूट क्या मिलेगी? पेनाल्टी की छूट मिल जाएगी 73 में, और 74 में आपको इक्वल टू टैक्स जो पेनाल्टी थी उसकी जगह खाली 15% देना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि इस प्रोविजन को कैसे इंप्लीमेंट किया गया है, कैसे इसकी मैकेनिज्म अधिनियम और नियमावली डाली है। क्योंकि कारण बताओ नोटिस जब जारी नहीं हुआ है तो आदमी बेचारा कैसे जानेगा कितना रुपया जमा करना है और किस बात का रुपया जमा करना है। तो अधिनियम ने और नियमावली ने उस स्थिति को क्लियर किया है, तो वो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं बताता हूं कि अगर आप तो कैसे जानेगा। तो इसके लिए नियमावली के नियम 142 1A में ये आज्ञापक प्राविधान प्राविधानित किया गया, ये नियम बनाया गया कि 73(1) 74(1) के अंतर्गत नोटिस, शोकाज नोटिस और यह स्टेटमेंट देने के पहले, इनके जारी किए जाने के पहले अधिकारी एक DRCO 1A नाम का फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करेगा, देगा। उस फॉर्म में वो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी को एसर्टेन कर देगा अमाउंट को कि इतना टैक्स हम चार्ज करना चाहते हैं, इतना पेनाल्टी चार्ज करना चाहते हैं, इतना हम जो है आपका इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। तो बहुत लोग जब ये जाता है तो इसको समझते हैं कि कारण बताओ नोटिस आ गया है। तो ये सावधानी रखनी चाहिए कि ये 1A जो है ये कोई कारण बताओ नोटिस नहीं है या इनिशिएशन नहीं है एडजुडिकेशन का। ये आपको पहला मौका दिया जा रहा है। अब इस मौके को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो धारा 73 के अंतर्गत 73(5) के अंतर्गत जो टैक्स मांगा जा रहा है वो अमाउंट आप पेमेंट कर दीजिए। जो इंटरेस्ट है सेक्शन 50 के अनुसार इंटरेस्ट आप दे दीजिए। पेनाल्टी आपको कोई नहीं लगेगी। एक चॉइस आपको और दी गई है कि आप टैक्स का पेमेंट जो अधिकारी असरटेन कर रहा है वो पूरा भी कर सकते हैं और आप अपने असरटेनमेंट से भी आप टैक्स जमा कर सकते हैं।
माने उसने मांगा 10,000 रुपए, आपके हिसाब से 3,000 आता है, तो आप 3,000 भी जमा कर सकते। 74(5) में आपको अमाउंट ऑफ टैक्स जमा करना पड़ेगा, सेक्शन 50 का इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा। पेनाल्टी नॉर्मली उसमें लगती है इक्वल टू टैक्स, यहां पर आपको 15% ऑफ टैक्स एज पेनाल्टी देनी पड़ेगी। इसमें भी वो ऑप्शन है कि आप अपने असर्टेनमेंट से टैक्स जमा कर दीजिए या प्रॉपर ऑफिसर के असर्टेनमेंट से टैक्स जमा कर। जब आप टैक्स जमा कर देंगे, चाहे अपने असर्टेनमेंट का या ऑफिसर ने जो असर्टेन किया है वो, तब आपको इसके पेमेंट की सूचना देनी पड़ेगी। ये सूचना आपको DRC 03 फॉर्म में देनी होगी। जब आप ये सूचना दे देंगे, तब प्रॉपर ऑफिसर एक एक्नॉलेजमेंट जारी करेगा एक्सेप्टिंग द पेमेंट। ये एक्नॉलेजमेंट DRC 04 फॉर्म में जारी होगा। जहां पर आप अधिकारी के द्वारा सर्टेन टैक्स को नहीं जमा कर रहे हैं और ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं कि अपने असर्टेन टैक्स को अपने द्वारा असर्टेन टैक्स को जमा करें, तब आपको, एक सेकंड साहब, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तब आपको तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको DRC 1A के पार्ट B में अपने सबमिशन देने होंगे। आप अपने सबमिशन दे सकते हैं कि हमारी प्रपोज्ड लायबिलिटी ये है, वो नहीं है जो आपने असर्टेन की है। लेकिन यहां पर कोई एडजुडिकेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। उसको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर अधिनियम यह कहता है कि जब भुगतान की सूचना मिल जाएगी, भुगतान की सूचना मिल जाने के बाद धारा 73(1) और 74(1) के अंतर्गत या स्टेटमेंट 73(3) और 74(3) के अंतर्गत के लिए फिर कोई नोटिस जारी नहीं होगा, माने प्रोसीडिंग वहां पर खत्म हो जाएगी। लेकिन जहां पार्शियल पेमेंट किया गया है, वहां पर अगर प्रॉपर ऑफिसर की ओपिनियन में अमाउंट शॉर्ट है, एक्चुअली और अमाउंट पेएबल बनता है, तो जितना अमाउंट नहीं दिया गया है उसके लिए 73(1) और 74(1) में शोकाज नोटिस दिया जाएगा। तो क्रक्स ये निकला कि हमको पहला चांस है, अधिनियम ने दिया है, तो माने 73 और 74(1) के अंतर्गत नोटिस जारी करने के पहले अधिकारी का यह दायित्व है कि वो हमें हमारा फर्स्ट चांस प्रोवाइड करे। DRC 01A फॉर्म को
कम्युनिकेट करे फॉर्म में। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये अधिनियम का उल्लंघन हुआ। तो मैंने जैसा बताया, अगर DRC 01A जारी होने के बाद टैक्स नहीं दिया जाता है या शॉर्ट पे किया जाता है, कम जमा किया जाता है, तब नोटिस जारी होगी 73(1), 74(1) में, या उसके बाद स्टेटमेंट भी जारी हो सकता है 73(3) में या 74(3) में। यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि 73(1) माने शो कॉज नोटिस, ये इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड हो भी जाए अगर, तो अधिनियम की वो अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाली नहीं होगी। इसको इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करने का कहीं प्रोविजन नहीं है। कहीं किसी की इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड हो जाए, बेचारा देख ना पाए और वो समझ ले तामील हो गई और ऑर्डर कर दे, तो ऐसा ऑर्डर टिकेगा नहीं। क्यों? आप सेक्शन 169 जब पढ़ेंगे तो सेक्शन 169 साफ साफ ये कहता है कि एनी डिसीजन, ऑर्डर, summons, notice or other communication under this act or rules or the rules made thereunder shall be served by any one of the following methods, namely by giving, tendering। तो जो मोड्स हैं, इन मोड्स के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो माने कहने का शो कॉज नोटिस हमेशा फिजिकली आएगी और फिजिकली मिलेगी। लेकिन शो कॉज नोटिस जारी होने के पहले या साथ साथ समझिए उसकी एक समरी इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करने को है। वो DRC 01 है जो शो कॉज नोटिस की समरी है। बहुत से लोग गलत अवधारणा में DRC 1 को शो कॉज नोटिस मान लेते हैं। तो ये शो कॉज नोटिस नहीं है, क्योंकि ये खाली समरी होती है। शो कॉज नोटिस के लिए जरूरी है कि वो कारण और आधार बताए जाए जिनके आधार पर आप डिमांड कर रहे हैं। जो समरी होती है उसमें को कारण और आधार नहीं लिखे होते, तो उसका तो जवाब, और उसका कोई जवाब भी देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अगर हो तो जवाब दे सकता है आदमी कि प्लीज इशू शो कॉज नोटिस। अब जो है आदमी को जब ये शो कॉज नोटिस इशू हो जाती है, तब आपको एक सेकंड चांस मिलता है। सेकंड चांस क्या है कि जो 73 के मामले हैं, सेकंड चांस दे रहा है 73 का सबसेक्शन 8 और 74 का सबसेक्शन 8। 73 का सबसेक्शन 8 ये कहता है कि 100 का 73 का सबसेक्शन 8 और 74 का सबसेक्शन 8 ये कहता है कि शो कॉज नोटिस के मिलने के विदिन 30 डेज अगर 73 में मामला है, आप टैक्स जमा कर देते हैं
इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हैं तब कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी और प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी सेक्शन 73(8) में बाय इशुएंस ऑफ DRC 05। माने अगर ये आप लाभ लेना चाहते तो देखने वाला ये है कि जब शो काज नोटिस जारी हुई तो शो काज नोटिस को ठीक से पढ़ा जाए, समझा जाए कि हम इसमें निकल सकते हैं नहीं निकल सकते हैं। अगर शो काज नोटिस में दम है और उसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते, रिफ्यूट नहीं कर सकते, तो हम जमा करने की सलाह दे सकते हैं। वो सेकंड चांस में ये लाभ ले सकता है। 74(8) में भी 30 दिन का ही समय है। टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपको जमा करना पड़ेगा। पेनाल्टी इक्वल टू टैक्स की जगह पर 25% होगी, 75% माफ हो जाएगी। अगर ये जमा कर दिया जाता है तो प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाएगी। तो ये 2 चांस आपको मिलते हैं। पहला चांस नोटिस जारी होने के पहले और दूसरा चांस नोटिस जारी होने के बाद। अगर आप दूसरे चांस को अवेल नहीं करते तब आपको शो काज नोटिस का रिप्लाई देना होगा, अपना रिप्रेजेंटेशन देना होगा। शो काज नोटिस का रिप्लाई देने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, शो काज नोटिस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, शो काज नोटिस की कमियों का किस प्रकार आप लाभ उठा सकते हैं और उसमें कौन कौन सी कमियां फैटल होती हैं, इन पर चर्चा हम अपने वक्तव्य के पार्ट 2 में करेंगे विस्तार से। अभी हम बहुत शॉर्ट में ये बात बताना चाहते हैं कि अगर आपने रुपया नहीं जमा किया सेकंड चांस में भी, सेकंड चांस को अवेल नहीं किया, तब आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, रिप्लाई देना पड़ेगा शो काज नोटिस का। और उसका रिप्लाई देते टाइम ये जरूर ध्यान रखिए कि पर्सनल हियरिंग को डिमांड करने की रिक्वेस्ट जरूर लिखिए। वैसे अदरवाइज प्रोविजन है कि अगर कोई भी निर्णय खिलाफ लिया जाएगा तो सुनवाई का मौका दिया जाएगा, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट ये राइटिंग में जरूर होनी चाहिए कि दैट आई मे बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, ओरल हियरिंग। आपके रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करने के बाद अधिकारी डिटरमिन करेगा अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, और 73(10)(74)(10) के अंतर्गत एक ऑर्डर इशू कर देगा। ये ऑर्डर एडजुडिकेशन ऑर्डर है। ये ऑर्डर भी जैसा मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करके और सर्विस हो गई ये बात नहीं चलेगी। आपको सेक्शन 169 के अंदर फिजिकली देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सर्टिफाइड कॉपी से ही हम अपील कर सकते हैं। तो वो ऑर्डर आपके पास फिजिकली आएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 169 ऑफ द GST एक्ट। लेकिन क्या है, इस आदेश की एक समरी वो इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करेंगे DRC 7 में। ये जो DRC 7 में समरी है ऑर्डर की जो इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड होगी,
ये ऑर्डर नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसकी कोई अपील नहीं होनी, इसकी आप अपील नहीं कर सकते। आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा फिजिकली, जो बड़ा ऑर्डर है वो। समरी ऑर्डर जो है वो ऑर्डर नहीं है। इसके बाद अगर उस आदेश में कोई गलती हो गई है उनके हिसाब से या आपके हिसाब से गलती हो गई है तो उसका रेक्टिफिकेशन हो सकता है। रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर DRC 8 के अंतर्गत जारी होगा। बहुत रूखा विषय है, बोर हो रहे होंगे सब लोग। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत मजा आ रहा है। बहुत ध्यान से सुन रहे। अब मैं बहुत शॉर्ट में केवल 100 का नोटिस बता रहा हूं। ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं। ये मैं केवल एक रूपरेखा बता दे रहा हूं जिससे कि पार्ट 2 को सुनने के लिए भाई लोग तैयार हो जाएं और उनको आसान पड़े। देखिए, 2 प्रोविजन है, आप समझ ही गए होंगे, 73 है और 74 है। जनरली लोग बताते हैं कि 73 और 74 में कोई खास फर्क नहीं है, जरा सा इतना फर्क है, तो ऐसा है नहीं। एक्चुअली क्या है, बहुत सही शब्दों में 74 लार्जर पीरियड ऑफ लिमिटेशन को इन्वोक करने की पावर देने वाला सेक्शन है। अधिकारी को लार्जर पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रदान करता है और 73 एक नॉर्मल लिमिटेशन प्रदान करता है। 73 कुल 3 साल की लिमिटेशन देता है, 75 5 साल बैक जाकर के टैक्स लगाने की पावर देता है। ये तो हमने एक साल में बताया। अब देखिए 73 के अंदर 73(1) में और 74(1) में अधिकारी को नोटिस जारी करना है। नोटिस जारी करने पर क्या करेगा, वो आपसे अपेक्षा करता है कि बताइए क्यों ना आपसे नोटिस में स्पेसिफाइड टैक्स लिया जाए, नोटिस में स्पेसिफाइड इंटरेस्ट लिया जाए, नोटिस में स्पेसिफाइड पेनल्टी ली जाए। तो आपसे अपेक्षा ये करता है। यह अपेक्षा आपसे कब कर सकता है, जब आपने टैक्स का पेमेंट न किया हो। 73 में, 73 की बात हो रही है, टैक्स आपने शॉर्ट पे किया हो, गलती से आपको कोई रिफंड हो गया हो। माने कहने का, अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है, टैक्स आपने शॉर्ट पे किया है, आपको गलती से रिफंड कर दिया गया है, आपने ITC रॉन्गली अवेल कर ली है या यूटिलाइज कर ली है, तब आपके ऊपर 73(1) का नोटिस अधिकारी जारी करेगा और जारी करके आपसे अपेक्षा करेगा कि आप कारण बताएं कि इस नोटिस में स्पेसिफाइड टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी क्यों न ली जाए। ये 73(1) में है। और 74(1) में वो कहता है कि पेनाल्टी इक्वल टू टैक्स। 74(1) में पेनाल्टी इक्वल टू टैक्स और 73 में जो नोटिस आएगा, पेनाल्टी अंडर द एक्ट और द रूल्स। यहां पर वहां टैक्स के बराबर की पेनाल्टी लग जानी है, वहां पर एक्ट और रूल्स में जो पेनाल्टी स्पेसिफाइड है, अप्लाई हो रही है, वो लगेगी और उतना समय।
74 में तीन एलिमेंट जरूरी। 74 में wrongly availed, tax not paid, short paid, erroneously refunded, इस सब में इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रॉड होना चाहिए, विलफुल स्टेटमेंट होना चाहिए, विलफुल स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स टू इवेट टैक्स। माने यहां पर मेंटल कंडीशन साथ में जुड़ी हुई है, फ्रॉड होना चाहिए, इवेजन होना चाहिए, सप्रेशन ऑफ फैक्ट होना चाहिए। तो माने 73 और 74 में डिफरेंस क्या है कि 73 में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है फ्रॉड का, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है विलफुल मिस स्टेटमेंट का, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सप्रेशन ऑफ फैक्ट का टू इवेट टैक्सेस। जबकि 74 के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट है उसको इन्वोक करने के लिए फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट टू इवेट टैक्स। जब तक ये तत्व नहीं होंगे तब तक 74 अप्लाई नहीं करेगा। मैं इसमें अब लिमिटेशन और बता देना चाहता हूं कि 73 के लिए 73(10) में जो लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड है वो 3 साल की है। फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न फर्निश करने की ड्यू डेट से 3 साल की लिमिटेशन है 73(10) में। अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है, शॉर्ट पे किया है, इनपुट टैक्स रॉन्गली अवेल किया है तो, और अगर एरोनियस रिफंड है तो 3 साल उस तारीख से जिस तारीख को रिफंड एरोनियस किया गया है। ये लिमिटेशन बढ़ के 74 में 5 साल की और 5 साल की हो जाती। तो जैसा मैंने पहले कहा कि 73 और 74 में जो बेसिक अंतर है वो सबसे बड़ा अंतर ये है कि अधिकारी को लार्जर पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑर्डर पास करने के लिए 74 में मिलता है। इसलिए जो 74 का प्रोविजन है वो गाइडेड है, उसमें यार्ड स्टिक्स हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें कंडीशंस हैं। वो अगर पूरी नहीं होंगी तो 74 के अंतर्गत लार्जर पीरियड ऑफ लिमिटेशन का इन्वोकेशन अधिकारी नहीं कर सकता है। तो जितनी भी शोकाज नोटिसेस 74 में आती है, ये सेक्शन पहले 11A हुआ करता था एक्साइज एक्ट में, उनमें सबसे पहला ग्राउंड असेल का यही होता है कि साहब कोई विलफुल मिस स्टेटमेंट नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं है, ये जो लार्जर पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन्वोक किया ये गलत है। इसी पर ऑर्डर को फाल कराया जाता है। बहुत मतलब ये बिंदु बड़ा क्रूशियल होता है, वैसा ही क्रूशियल जैसे 21 में नोटिस हुआ करता था। तो मैं अपने पार्ट 1 कि अगर आप इजाजत दें तो समाप्ति करता हूं और ये कहता हूं कि जब मैं पार्ट 2 बोलूंगा तो पार्ट 2 में मैं कारण बताओ नोटिस एक्चुअली क्या होती है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसमें कौन कौन चीजें होनी चाहिए, जिनके न होने पर शोकाज नोटिस बेकार है, फ्रॉड क्या है, विलफुल मिस स्टेटमेंट क्या है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स टू इवेट टैक्स क्या है, और कारण बताओ नोटिस की किन कमियों का किस प्रकार आप फायदा ले सकते हैं, और कारण बताओ नोटिस का उत्तर देते समय किन चीजों का आपको ध्यान रखना है।
अभी तो मैंने बिना रूलिंग के कहा है, फिर मैं उसको कुछ रूलिंग्स वगैरह से सपोर्ट करके आपको विस्तार से बताऊंगा, जिससे कि कारण बताओ नोटिस के कॉन्सेप्ट को आप क्या मैं ठीक से समझ सकूं, आपके बहाने में पढ़ूंगा। ये तो मतलब मुझको अपॉर्चुनिटी है कि आपने हमको बुला, एक तरीके से तो मैं परीक्षा दे रहा हूं, तो जबरदस्ती मुझे परीक्षा में झेल दिया है, तो मुझको आपने पढ़ने का मौका दिया है, तो मैं इस तरीके से उसको पढ़ूंगा, और जो पढ़ूंगा वो आपके आगे रिप्रोड्यूस कर दूंगा। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि हमारे छोटे भाइयों को जो कुछ मैंने बताया है वो कुछ समझ में आया होगा, और संबंधित प्रावधानों को जिस तरह से हमने पढ़ा है, अगर वो उसको घर में जा करके उस तरीके से पढ़ेंगे तो उनको बहुत आनंद आएगा इस कॉन्सेप्ट के क्लियर होने पर। मैं धन्यवाद देता हूं आप सब लोगों को, आपने धैर्यपूर्वक सुना। चावला जी को, सिंघल साहब को और अरविंद बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला, इतने प्रेम पूर्वक और इतने धैर्य के साथ ये एक डिफरेंट टॉपिक को टच किया है, जो आपने बिल्कुल कॉलेज के प्रोफेसर की तरह इसको हैंडल किया है। मुझे ध्यान आ रहा है कि बातों बातों में आप ही से पता लगा था कि शायद आपका बैकग्राउंड भी कॉलेज टीचिंग की बैकग्राउंड है आप में और आपकी फैमिली में, तो उसका कहीं ना कहीं असर देखा है हमने। उसमें ज्यादा क्वेश्चन वाली बात नहीं आ पाएगी आज वाला, जो क्योंकि जितना डिटेलिंग हमारे पास आई है, लेकिन क्वेश्चन तो ज्यादा तो बात नहीं लेंगे। सिर्फ जो चैट बॉक्स में देखे कमेंट्स आए हैं और एक दो इश्यूज आए हैं। अगर दिनेश जी आपको मेरी बात आ रही है क्या? आपका वीडियो नहीं आ रहा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हेलो जी, हाँ 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 जी हाँ जी। तो यहाँ जो आया है, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा, ज्यादा क्वेश्चन आए हैं फिलहाल इसमें आज, क्योंकि आपने कहा है कि आप सेकंड पार्ट ले रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन कौन से आए हैं? बेकार क्वेश्चन आए। यहाँ आने के पहले कोई क्वेश्चन सोच के आए होंगे तो वो बेचारे उसी जिज्ञासा में रहे होंगे, उन्होंने सुना नहीं होगा। जहां तक हमने बोला है, जहां तक जिस सब्जेक्ट में हमने बोला है वहां तक का कोई क्वेश्चन हो, उससे बाहर का है तो बिल्कुल बेकार है, उसका मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। क्वेश्चन वैसे नहीं है, नहीं वैसे नहीं आया। सिर्फ एक संजीव गुप्ता जी ने मेरे से लिखा है कि प्रॉपर ऑफिसर जो है वो अवॉइड करते हैं सेक्शन 73 में नोटिस देने का, बल्कि प्रेफर करते हैं सेक्शन 74 का। ये आपकी बात को आगे उन्होंने ले जाते हुए ये मैं उनको बता देता हूँ, उनको बताता हूँ। हाँ, हेलो, हाँ जी प्लीज। ऐसा है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर अवॉइड करता है, नहीं देता है, तो अच्छा है, 74 का नोटिस देगा। जब उसमें फ्रॉड नहीं होगा, मिस स्टेटमेंट नहीं होगा, उसमें सब परेशान है। व्यापारी तो है नहीं, ये तो वकील है, इनको तो खुश होना चाहिए कि अगर 74 का केस नहीं बनता है, 74 वो जीत करके अपने क्लाइंट को दिखा सकता है, देख तेरे नोटिस और ऑर्डर को हमने भर दिया। सर आपकी आवाज गड़बड़ कर रही है इस टाइम। हेलो जी सर। अब आ गई। हाँ जी सर, इसी प्रकार आपने बहुत सारे दिया था, और इसी तरह से एक में इस तरह मैं क्वेश्चन और देख रहा था। अशोक अग्रवाल जी है कि एसआईबी ऑफिसर सेक्शन 70 के अंदर में नोटिस दिया है इंक्वायरीज के लिए, तो क्या वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के तौर पे ऑर्डर पास कर सकता है? आपका माइक म्यूट हो गया सर। हेलो, हाँ जी आ गई बात। हाँ बताइए। वो क्वेश्चन था कि एसआईबी ऑफिसर ने सेक्शन 70 के अंदर, एसआईबी ऑफिसर ने सेक्शन 70 में नोटिस दिया है इंक्वायरी करने के लिए, तो क्या वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के तौर पे ऑर्डर पास कर सकता है ऐसे में सेक्शन 70 में, धारा 70 में? 70 में जब उसने दिया है तो 70 सम्मन हुआ भैया, उसमें ऑर्डर कहां से पास करेगा? जब भी देगा तब नोटिस देगा 74 का। ये कोई 73 या 74 का नोटिस देगा, 70 का नोटिस दे करके 73 74 में ऑर्डर कहां से पास कर देगा?
और कर दे तो अच्छा है वकालत के लिए। अफसर तो जितनी ज्यादा गलती करे वो वकील के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। इस तरह शैलजा मोहन जी है मेरठ से, इन्होंने कहा है कि जो एक्सपार्टी ऑर्डर पास कर रहे हैं उनका क्या करें, ये इसकी कुछ और कहना चाह रही थी, मेरे ख्याल से कट रहा है, मैं इनको माइक लेना चाहूंगा। शैलजा जी, आप अगर इफ यू देर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। शैलजा जी, अगर आपको आवाज आ रही है मेरी तो हाँ जी पूछिए प्लीज। शैलजा जी, अपना प्रश्न पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे थे? आपका माइक तो अनम्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई एम सॉरी, फिर हमें आगे चलना पड़ेगा। आ रही है आवाज शैलजा जी? नहीं आ रहा शायद। चलिए खैर, अभी अगला मौका भी रहेगा, हम इन सब बातों को देखेंगे। एंड मैं अपने साथ अब जोड़ना चाहूंगा आनंद सिंघल जी को। आनंद जी, आप कुछ इसमें, और एक अपने साथ जोड़ना चाहूंगा डीके गांधी जी को। अरे गांधी जी भी है, हमको तो पता ही नहीं था। बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अरे भाई, गांधी जी को तो स्पेशल नमस्कार हमारा भाई। सर नमस्ते सर। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते सर, स्पेशल नमस्कार। सर नमस्कार नमस्कार। अब मुझे कुछ नमस्कार सर, सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं कान में लगा के सुन रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट करेंगे ना मुझे? हाँ कर दिया आपको, गांधी अनम्यूट है, प्लीज आइए। आवाज आ रही है अब? बिल्कुल ऑडिबल? यस यस, यू ऑडिबल। सर ऐसा है, पहली बात तो इतना आनंद आया और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है विक्रम जी, हाँ जी, अब हमारे को एक ये चीज मिल गई, जिस चीज को जो बार बार 4 बार शब्द किया, मेरे ख्याल 40 बार करके उसी बात को करता हूँ कि जो वकालत करने का जो मौका है ना, हम सब लोगों को वकालत करना सीखनी पड़ेगी दोबारा से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको अब एक अच्छा, मैं तो कहूंगा एक ऐसा वक्ता मिल गया जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को भी मात देगा, जो जितने भी हमारे नए नए ये नवोदित, आई एम सॉरी टू से इसको अदरवाइज भी ना ले, जितने हमारे अदर देन एडवोकेट स्पीकर्स हैं, अब हमें एज एडवोकेट इतना अच्छा स्पीकर मिल रहा है जो हमको क ख ग से लेकर के अंतिम वर्णमाला तक जीएसटी पढ़ाने में सक्षम है। तो इसलिए सबसे बड़ा साधुवाद दिनेश भाई साहब को, जिस सरलता से उन्होंने समझाया है। अब इसी को अगर लच्छेदार में आंग्ल भाषा में करते तो पता नहीं कितनी तालियां बजती ऑडिटोरियम में, बता नहीं सकता। पर एनी हाउ, मेरा हृदय से धन्यवाद। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जो बार बार आ रही है, हम सब लोगों को आदत आ गई है कि नोटिस आ गया, धारा 70 का नोटिस आया या किसी का भी आए, वकील को तो घबराना ही नहीं है ना उसमें। इसी बात का तो काम है। पहले ये नहीं है कि भैया नोटिस आए नहीं, हम लोगों की अभी जो चेष्टा हो गई है कि नोटिस ना आवे। अरे भाई नोटिस नहीं आएगा तो फिर आप बंद कर दीजिए अपना काम वकालत का, मेरा भी यही कहना है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आशातुर हूँ अगले पार्ट को सुनने के लिए बड़े भाई साहब। अरे यार गांधी जी, आप तो तारीफ करते ही हो भैया। तारीफ ऐसे ही नहीं कर रहा भाई साहब, ऐसा है जो बात है, क्योंकि मैं सारे उसमें सुनता हूँ ना, तो मुझे कंपैरिजन करने में ज्यादा आनंद आ रहा है और संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच विक्रम भाई। थैंक यू गांधी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आनंद जी प्लीज। थैंक यू। वैसा पुनः नमस्कार आपको। वाकई जितना 1.5 घंटे हो गए और सुनते हुए एक तरफ से जहां से शुरू किया, तो शुरुआत में तो लगा कि कहीं जो है आप कोई बहुत शॉर्ट में कहीं ना निकल जाए कुछ मामला हमारा जो हम जानना चाहते थे। जिस विस्तार से आपने व्यवहारिक रूप से इस तकनीकी विषय को छुआ है और इतनी सहजता से एक एक धारा, एक एक नियम, और एक वकील के तौर पर सबसे बड़ी चीज जो है, आपने उसको एक वकालत के लिए क्या आवश्यक है, वकील के लिए क्या आवश्यकता है उसकी, कैसे उसको हम अपने प्लानिंग करें आगे की, उसके लिए अपने प्रोसेस में जाएं अपने, वो आपने जो बताया है, मैं समझता हूँ कि हमारे रियली वेरी नॉलेजेबल। और जिस तरह से आपने बताया कि वाकई क्या है एडजुडिकेशन, पहले क्या है, फिर उसके बाद प्रोसेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अभी हम
पूरे 73, 74, 75 जो धारा था हमारी रेक्टिफिकेशन का था, वो सभी इसमें शामिल कर ली हम लोगों ने। किंतु इसमें अभी शोकाज नोटिस जैसे आपने अब जब विषय को छू रहे हैं आप, जो अगले वाले उस पर छुएंगे, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और हम सबके लिए ज्यादा ध्यान देने वाला वो होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो नेचुरल जस्टिस की भी चीजें हैं, निश्चित रूप में मेरे विचार से कि प्रोसेस में जो नेचुरल जस्टिस की भी जो चीजें हैं, जैसे फेयर टैक्स हियरिंग है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, और एविडेंसेस है, स्पीकिंग ऑर्डर है, और शोकाज नोटिस में उसके बयान नहीं जा सकते, मेरे कई सारे जो मैटर्स हैं वो सब अब नेक्स्ट हमारे दूसरे में जब आएंगे, हम सबसे गुजारिश करेंगे इस बात को कि जितने ध्यान से आपने सुना है, इससे अधिक महत्वपूर्ण हमारा दूसरा सत्र होने जा रहा है। दिनेश जी जिस समय बिल्कुल मतलब अपने फॉर्म में थे और बड़े बेहतर तरीके से उन्होंने हम लोग को सबको समझाया है, मैं शुक्रगुजार हूं उनका, और यूपी बार के सभी अधिवक्ताओं की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाईजान। धन्यवाद आनंद जी। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी से कि वो आए और मीटिंग को कंक्लूड करें। आदरणीय बड़े भाई दिनेश प्रकाश जी, आपकी बातें सुन करके मुझको लगा कि सन 78 के क्लासरूम में हम पहुंच गए। मैंने 78 में LLB पास किया है और मुझको लगा कि मैं 78 के फिर उसी क्लासरूम में पहुंच गया कि जहां हम लोगों के प्रोफेसर साहबान हम लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ाया करते थे। आपने अभी ये बताया कि मैं इस प्रोफेशन में स्वेच्छा से आया हूँ, तो उनकी इस बात पर एक बात हम सुनाना चाहते हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल के लिए। भाई साहब की जो अपनी ताकत रही होगी, जो आत्मबल रहा होगा, अभी उन्होंने बात बात में हमेशा इस बात को दोहराया कि भाई वकील को नोटिस से क्यों घबराना है। तो आपने अपनी प्रतिभा को जो समाज के सामने रखा, प्रस्तुत किया, जो स्थान अर्जित किया, उसका एक अंश आप हम लोगों को वितरित कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए बड़े गौरव और सम्मान की बात है। और अपनी बात इस बात के साथ हम समाप्त करना चाहते हैं कि जिंदगी की उड़ान बाकी है, जिंदगी की उड़ान बाकी है, अभी तो नापा है थोड़ी सी जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भाई साहब। आपका स्नेह मार्गदर्शन हमारे प्रांतीय संघ के लोगों को इसी प्रकार मिलता रहे। और साथियों, आज सबसे खुशी की बात ये रही है कि अनलॉक 2 के बाद जो है हमारी संख्या 100 के अंदर आकर के सिमट गई थी, 105, 107 आकर के रह गई थी। आज हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारी संख्या 200 के ऊपर पहुंच गई। इस पर भी और YouTube पर भी हम इस बात को देख रहे थे। अपने सभी साथियों से आग्रह है कि आप सभी लोग एक दूसरे को सूचित करते रहें और भारी से भारी संख्या में इस कार्यक्रम में आप लोग सहभागिता रखें। उपस्थित सारे पूर्व आदरणीय राय साहब, अशोक भैया, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री खन्ना जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, CM बंसल साहब और आनंद जी को और विक्रम जी को तो मैं मतलब किस ढंग से धन्यवाद दूं, ये इसके लिए हमारे पास कभी शब्द न है न आगे होंगे। हमारे यूपी टैक्स बार एसोसिएशन को एक आयाम जो मिला है उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे एडवाइजर DK गांधी जी की भी हम जिस प्रकार प्रशंसा करें कम है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बैठक आज की तिथि के लिए स्थगित की जाती है।